हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप लोग कैसे हो? ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है, एक बार चेक करवा दीजिए। फिर उसके बाद आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। मेरा नाम शीतल है और मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एडुकेटर हूँ और ये मेरा क्वालिफिकेशंस है। अगर आपको देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगी कुछ। आज का जो सेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने कल भी, जैसे मैंने बोला था आपको, डेवलपमेंटल थ्योरी के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऐसे थ्योरीज के बारे में, है ना, हमने कल पढ़ा था। तो लाइकवाइज आज जो है ना, हम पढ़ेंगे आरपीएससी के पीवाईक्यू के थ्रू बहुत ऐसे नया थ्योरीज, ठीक है, जो आपके यूजीसी नेट के जो एग्जाम है ना, उसमें भी पूछा जाने वाला जो सवाल है वो भी इनमें से निकल के आता है। तो इसलिए आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट है। पार्ट 5 है। 4 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये फिफ्थ वाला पार्ट है। अगर जिस बच्चे ने भी 1 से 4 तक का जो हमारा सीरीज था वो नहीं देखा, वो वाला पार्ट नहीं देखे, तो वो जाके वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 5 जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का जो पहला सवाल। Where there is power there is resistance, and yet, or rather consequently, this resistance is never in a position of exteriority to power. Who made this statement? ये जो पावर के बारे में एक कोड दिया हुआ है ना, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऐसा इन लोगों में से किसने दिया है? क्या आपका जो है वो है हेनरी डेविड थोरियो, महात्मा गांधी, माइकल फुको, या फिर जीन सार? जब आप हम पावर के बारे में बात करता है, जल्दी से आंसर कर दो। जब हम पावर के बारे में बात करता है, ठीक है, तो हम मैं ना एक इंसान के बारे में हमेशा सोचता है जो बहुत बड़ा थिंकर है, ठीक है, और उसका नाम है माइकल फुको। फुको ने पावर के बारे में जो है ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है ये दिया। फूको एक आपका फ्रांस का फिलोसोफर है, सोशल थ्योरीज है, ये आपको पता होगा। उनके पावर को लेकर जो काम है ना, उसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ है ना। नॉलेज इज पावर, पावर इज नॉलेज, इस चीज का जो आइडिया है वो दिया था, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इन विच वेव इज इंडिया इन्वॉल्व इन अंडर द 3 waves ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन गिवन बाय सैमुअल हंटिंगटन? सैमुअल हंटिंगटन ने 3 ऐसे वेव्स दिया था, 3 forms ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो 3 वेव्स में से कौन सा वेव में आएगा इंडिया जो है, वो पूछ रहा है। क्या वो फर्स्ट लॉन्ग वेव में, जब पहला हम जब वेव पढ़ते हैं तब हम किस तरीके से पढ़ते हैं वेव को? यहाँ से शुरू होता है और ये फर्स्ट जो लॉन्ग वेव है वो हो गया। फिर यहाँ पे जो है वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है, ठीक है, ये वाला पार्ट में। लाइकवाइज यहाँ पे पूरा एक फर्स्ट वेव जो है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से दूसरा वेव का क्रेस्ट आ जाएगा और ये दूसरा जो सेकंड वेव है उसका ट्रॉफ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से दोबारा सेकंड पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। फिर लाइकवाइज ऐसे यहाँ से इस तरीके से जो है वो आना चाहिए। बट हमें मानना ऐसा है कि हमारा जो है ना, हमारा जो वेव है उसमें सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना ये आया है, अभी ये वाला जो पार्ट है ना ये नहीं आया है हमारा थर्ड वेव में, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग, जितने कंट्री डेमोक्रेटिक होता है ना, उसके जितने नंबर्स के साथ यहाँ पे फिर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है। फिर यहाँ से फिर उठता है, फिर यहाँ से फिर डिक्लाइन देखने को मिलता है, फिर यहाँ से उठता है। बट ये वाला जो डिक्लाइन फेज है ना ये अभी नहीं आया, ये क्वेश्चन मार्क है अभी भी, ठीक है। तो ये है आपका वेव्स। तो सैमुअल पी हंटिंगटन के हिसाब से जो वेव्स उन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन का जो 3 वेव्स दिया है ना, उनमें से इंडिया जो है वो कौन सा वेव में आता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वो जो आता है सेकेंड शॉर्ट वेव में आता है। यहाँ पे ना बस आई थिंक 33 देश ही आपका डेमोक्रेटिक हो पाया था। तो सेकेंड शॉर्ट वेव को आंसर दिया गया है, ठीक है। 1947 में इंडिया डेमोक्रेसी हुआ था, डेमोक्रेटिक बनी, है ना। पर उनका जो है ये जो चीजें हैं, सेकेंड वेव जो है वो कब ओकर हुआ था? 45 से लेकर 62 तक, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में।
डेमोक्रेटाइजेशन को लेकर बहुत ऐसे स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब दो ऐसे स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपने चूज करना है कि दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्या दोनों करेक्ट है, दोनों सही है, या फिर एक सही है, दोनों एक गलत है, या फिर दोनों ही सही है। The growth of democratization is different in different geographic region। आपका जब democratization का जो growth होता है ना, वो उसमें अंतर होता है जब आपका जो geographical region जो होता है, जहां आप रह रहे हो, उसके अंतर होता है। जैसे राजस्थान में अलग, जैसे दिल्ली में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, नॉर्थ ईस्ट साइड में अलग, है ना। जब geographical रीजन जो है अंतर होता है, तब आपका डेमोक्रेटाइजेशन का ग्रोथ जो है ना वो भी अंतर होता है, ये बोलते हैं। ठीक है। और दूसरे में क्या बोला, डेमोक्रेटाइजेशन इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर पोर एंड रिच कंट्रीज, रिस्पेक्टिवली फॉर कंट्रीज विद डिफरेंट कल्चरल सिस्टम। और डेमोक्रेटाइजेशन जो होता है ना आपका, तो वो जो है वो आपका जब अमीर देश होता है उसके लिए अलग, और गरीब देश के लिए अलग। ठीक है। और अपनी कल्चरल डिफरेंसेस के कारण, यानी कि जब कोई अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं साथ में, या फिर सेम कल्चर के लोग रहते हैं साथ में, उस हिसाब से भी अंतर होता है, ये बताता है। आपने चूज करना है कौन सा कोड जो है वो सही है। ठीक है। ये चीज सोच के आपको लग रहे होंगे कि ये दोनों ऑप्शन जो है ना आपका, ऑप्शन नंबर 1 भी और ऑप्शन नंबर 2 भी, वो सही होगा। क्योंकि आप जब डेमोक्रेसी जो है कहाँ स्टैब्लिश होता है, जब हम डेमोक्रेसी जो है ना वो जनरली कहाँ पे स्टैब्लिश होता है, जहाँ पे कल्चरली जो है लोग जो है अलग अलग होता है ना। जैसे कि आपको देख सकता है इंडिया। ठीक है। रिच एंड पुअर कंट्रीज में भी अलग अलग होता है। जैसे यूएसए का जो डेमोक्रेसी होता है वो अलग होता है, आपका जो इंडिया है उसका डेमोक्रेसी अलग होता है। ठीक है। और ज्योग्राफिकल रीजंस के हिसाब से भी ग्रोथ जो है वो अलग होता है। यूएस पे देख लो, इंडिया में देख लो, एग्जाम्पल। ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको यहां से भी देखना चाहते हो एक्सप्लेनेशन, तो यहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू सोशल मूवमेंट। एनएसएम को लेकर एक सवाल पूछा जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट है, उससे कौन सा सही है वो देखना है हमने। ठीक है। पीस मूवमेंट, ह्यूमन राइट मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन न्यू सोशल मूवमेंट। शांति के लिए जो मूवमेंट होता है, ह्यूमन राइट्स के लिए जो मूवमेंट होता है, आपके औरतों के लिए जो मूवमेंट होता है, वो सारा चीज जो है ना वो न्यू सोशल मूवमेंट एनएसएम के अंदर आता है, ये बोलता है। फिर दूसरी चीज जो है, दिस मूवमेंट आर कॉल्ड न्यू टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द ओल्ड लेबर मूवमेंट। ये सारे जो मूवमेंट है ना, ये नया क्यों बोला जा रहा है, ताकि पुराने जो लेबर मूवमेंट जो होता है ना, कि हम जो लेबरस तरीके से जो मूवमेंट करता है, उस चीज से अंतर करने के लिए, फर्क करने के लिए, वो आपका जो है नया मूवमेंट कहला जाता है। इनमें से चूज करिए कौन सा ऑप्शन सही है। श्रमिक रूप से जो मूवमेंट हुआ करते थे ना, है ना, उनसे अंतर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये दोनों जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि पीस मूवमेंट, ह्यूमन राइट मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, ये सारा जो है ये आपका एनएसएम के अंदर आता है। और ये जो है नया मूवमेंट इसलिए बुलाया जाता है ताकि पुराने मूवमेंट से हम अंतर कर सके। जैसे कि पुराने मूवमेंट में क्या होता था, ऑल सोशल मूवमेंट जो है ना, ओएसएम, उसमें हमें क्या देखने को मिला था, एक कम्युनिटी पे बेस, है ना, एक एरिया पे बेस, इस तरीके से होता था। बट आपका जब एनएसएम हो जाता है ना, न्यू सोशल मूवमेंट हो जाता है, तब वो जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सिर्फ एक कम्युनिटी पे बेस होता है। अलग अलग कम्युनिटी पे बेस मूवमेंट निकलता है। और फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, कभी यहाँ पे इंडिया से लोग आ रहा है, कभी यूएस से, कभी इंग्लैंड से, कभी जापान, कभी फ्रांस, यहाँ से अलग अलग लोग जो है वो मिलके ये जो मूवमेंट है ना वो कर लेते हैं।
है ना। फॉर एग्जाम्पल हमें देख सकता है LGBTQ, इनका जब मूवमेंट होता है तो वो यहाँ पे US से भी देखने को मिलता है, हमें फ्रांस से भी देखने को मिलता है, हमें कनाडा से भी देखने को मिलता है, इंडिया से भी देखने को मिलता है ना। ये जो होता है NSM मूवमेंट होता है, ठीक है। Which of the following is not the attitude of new social movement? इनमें से कौन सा ऐसा है जो न्यू सोशल मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, जो उसका उससे हम रिलेट नहीं कर सकते? कंजम्पशनिज्म, पोस्ट मेटेरियलिज्म, मेटेरियलिस्ट, ऑपोजिशन टू सेंट्रलाइजेशन, या फिर डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कंज्यूमशनिज्म। ठीक है, कंज्यूमशनिज्म जो है वो न्यू सोशल मूवमेंट का पार्ट नहीं हो सकता। बाकी जो तीन चीज है, पोस्ट मेटेरियलिस्ट, ऑपोजिशन टू सेंट्रलाइजेशन, डिमांड फॉर ग्रेटर इकोनॉमी ऑटोनॉमी, ये सारा जो चीज है ना, ये आपका न्यू सोशल मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्योंकि न्यू सोशल मूवमेंट जो है ना वो कंजम्पशनिज्म को क्रिटिक करता है, क्योंकि वो फोकस करता है मटेरियल वेल्थ के ऊपर, कंज्यूमरिज्म के ऊपर एज अ सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, वो ये एडवोकेट करता है वैल्यूज। न्यू सोशल मूवमेंट जो होता है ना, वो ऐसे वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देता है जिस तरीके से हम सस्टेनेबिलिटी ला सके, सोशल जस्टिस ला सके, कल्चरल डाइवर्सिटी को ला सके, है ना। इन सारे चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है। बट आपका जब कंज्यूमशनिज्म बात आता है ना, उसमें सिर्फ एक कल्चर, एक लोग, एक सिद्धांत के जो लोग है ना, वो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, और ये है आपका एक सरप्राइज एलिमेंट आप सभी लोगों के लिए, जीआरएफ अड्डा की तरफ से रिजल्ट सक्सेस जो है ना, जीआरएफ अड्डा के इतना ज्यादा जो रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा जो रिजल्ट आया है, उस खुशी में आप सभी लोगों को 20% डिस्काउंट दे रहा है। R20 कोड यूज करके अभी फटाफट से एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मौका है ना, ये फिर से नहीं मिलेगा, इतना बड़ा डिस्काउंट 20% ऑफ, है ना। तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, अपनी कोई क्वेरी है, किस तरीके से लेना है क्या नहीं है, ये नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए, और आपको फटाफट से 20% डिस्काउंट का जो मौका है वो पाइए, क्योंकि आज के बाद ये खत्म है। ठीक है, अब जो है जीआरएफ अड्डा प्रीमियम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रीमियम जर्नी जो है ना वो क्या होता है? प्रीमियम जर्नी में प्रीमियम तैयारियां होती है। जिस तरीके से हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं ना, वो हम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बट कंप्लीट बेस जो होता है ना, वो हम हमारे प्रीमियम कोर्स में पढ़ते हैं। जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे फंक्शनलिज्म, है ना, डेवलपमेंटलिज्म, आपका डीकंस्ट्रक्शन, ये सारा चीजें जो है हमें यूट्यूब पे कम मिलता है, बट ये सारा चीजें जो है हमें प्रीमियम में तो जरूर मिलता है। एक तो स्ट्रक्चर तरीका हो गया प्रीमियम में पढ़ाई करने का, है ना, टॉपिक वाइज हमारा जो है लेसन जो है जनरेट होता है। ठीक है, उसके हिसाब से जो है टॉपिक से रिलेटेड क्विजेस होता है, और पीडीएफ तो देता ही देता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आप मेरे थ्रू समझ तो रहे हो, उसके साथ साथ जो पीडीएफ में आपको देती हूँ वो भी पढ़ना जरूरी रहता है, ताकि क्वेश्चंस निकाल के आ सकते हैं उसमें, मतलब निकलता है उसमें से। ठीक है, उसके साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम देता है जेआरएफ अड्डा, हैंडबुक मिलता है आपको, जो सबसे बड़ी हमारा जो कंटेंट है वो सबसे मेन चीज माना जाता है, चाहे वो पेपर 1 के कंटेंट हो, चाहे वो पेपर 2 के कंटेंट हो। और पेपर 1 में तो आई थिंक आपको एक तो पीवाईक्यू वाला बुक मिलता है हैंडबुक में, और दूसरी चीज आपको ये कौन सा है, पेपर 1 का जो हैंडबुक है वो मिलता है, पेपर 2 का भी मिलता है ना। जब आप पूरा पेपर 1 और पेपर 2 एनरोल हो जाते हैं, तो फिर डाउट क्लियरिंग सेशंस रहता है, जिसमें वीडियो कोर्स के साथ आप लोगों को बताया जाता है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है, आपके डाउट्स को क्लियर कर लिया जाता है। फिर उसके साथ साथ आपको 10 साल का पीवाईक्यूज जो है सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस जो है वो मिलता है। उसके साथ साथ मेजर चीज जो मैं मानती हूँ वो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है, जिसमें 150 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट है ना, वो आप सभी को मिलता है। ठीक है, यानी कि एक मॉक टेस्ट 150 क्वेश्चन का, और ऐसे 150 क्वेश्चन में 10 ऐसे मॉक टेस्ट आपको मिलता है, और कंप्लीट स्टडी प्लानर के साथ। तो ये है आपका प्रीमियम बैच। ठीक है, और प्रीमियम बैच में पेपर 1 और पेपर 2 आप ले सकते हो, जिसमें पेपर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ाती हूँ। अगर आपको सिर्फ पेपर 1 लेना चाहते हो, या फिर सिर्फ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस भी, वो भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आपका जो रिसोर्सेस सेटिस्फाई करता है उस तरीके से आप ले लीजिएगा। ठीक है, और ये जो टाइम है ना, ये टाइम जो है कभी वापस नहीं आएगा, एक बार गुजर गया तो गुजर गया। ठीक है, और अभी मैं तो बोलूंगी आप सभी को कि अभी हाई टाइम है आपके प्रीमियम कोर्स में एनरोल होने का, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि हम जब जॉन लॉक डिस्कस करते हैं टेब्यूला रास्ता के बारे में, तब हम ये डिस्कस करते हैं कि क्लीन स्लेट की तरह
इंसान जो है वो पैदा होता है कोरा कागज की तरह, है ना, खाली पेज की तरह। तो वो जो खाली पेज है ना, उसमें आप जो है वो डिसाइड करते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो लिखा जाता है, आपने जो कर्म किया है वो उसके हिसाब से जो कागज है ना वो बढ़ता चला जाता है। तो आपने डिसाइड करना है कि प्रीमियम बैच को लेके आपका जो रिजल्ट सेलिब्रेशन का जो मौका है ना एक हमारे साथ, वो पाना चाहते हैं कि नहीं पाना चाहते, तो जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लेना, क्योंकि अभी ऑफर भी चल रहा है 20% का, तो आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहे तो। बाकी मैं आप सबके ऊपर छोड़ देती हूँ, आपकी मर्जी है, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करती ना, मैं बोलती हूँ कि कोर्स ले लो, है ना। आपने डिसाइड करना है, आपको पता होगा मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ, पसंद आता है, हमारा वाइब मैच होता है, तो जरूर क्लिक करना एनरोल पे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग आ गया। दादर एंड नगर हवेली अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ हमें मैच करना है, टेरिटरी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दादर एंड नगर हवेली, गोवा दमन एंड दीव, कराकल महे एंड यमन, सिक्किम। आई थिंक सिक्किम से बहुत आसानी से कर सकता है ना, सिक्किम से बहुत आसानी से कर सकता है। दादर एंड नगर हवेली 12th अमेंडमेंट, है ना, गोवा दमन एंड दीव 10th अमेंडमेंट, काराकल महे एंड यमन 35th अमेंडमेंट, और आपका जो सिक्किम है वो है आपका 14th अमेंडमेंट, ठीक है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। Next question. At the time of enforcement of the Constitution of India, the state and the territories of India, as mentioned in the first schedule of the Constitution, were divided in. जब इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट हो रहा था, लागू हो रहा था, ठीक है, भारत के संविधान के, तो उस टाइम पे ना मतलब स्टेट और टेरिटरीज को, इंडिया को ना पहला स्केड्यूल में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो जो पहला स्केड्यूल है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो बताइए। 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, या फिर 6 पार्ट में। ये तो बहुत इजी सवाल हो गया, है ना। 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम ब्रिटिश इंडिया को इंक्लूड करता है, और पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वांटेड टू डिवाइड उत्तर प्रदेश इन हाउ मेनी पार्ट्स। भीमराव अंबेडकर के हिसाब से उत्तर प्रदेश को कितने पार्ट में वो डिवाइड करना चाहते थे, विभाजन करना चाहते थे? 2, 3, 4 या 5? वो 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते थे, है ना, आपका जो अंबेडकर है ना, वो अलग अलग नाम भी उन्होंने सजेस्ट किया था, है ना। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है एक बहुत बड़ा राज्य है, और उसको डिविजन करना बहुत जरूरी था अगर पूरे ढंग से चलाना चाहते। अभी भी बहुत बड़ा है ना। अब 9 क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following commissions or committees recommended that Finance Commission should be a permanent body with its secretariat? कौन सा कमीशन या कमेटी ने रिकमेंड किया गया कि फाइनेंस कमीशन जो है ना एक परमानेंट बॉडी होना चाहिए, अपने अपने जो ओन सेक्रेटरी जो है होने के बाद होना भी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, ARC 1, सरकारिया कमीशन, राजमन्नार कमीशन, या सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ये तो बहुत इजी है, इनमें से सबसे बड़ा नाम कौन सा हो गया? फर्स्ट ARC, ठीक है। और इन सारे जो है आपको ईयर याद करना भी बहुत जरूरी है। सेकेंड ARC का जो ईयर है, टाइम पीरियड है, वो क्या था, बताओ। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बताओ सेकेंड ARC का टाइम पीरियड क्या है। 2005 है ना, है ना। फर्स्ट ARC का था 1966। 10th क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following commissions recommended that a time limit of 3 years may be prescribed for settlement by mediation of any interstate water dispute reckoning from the date the dispute first arises? मतलब कौन सा ऐसे कमीशन में रिकमेंड किया है कि कोई इतना टाइम पीरियड, 3 साल का टाइम पीरियड जो है ना वो लिमिट करना चाहिए सेटलमेंट करने के लिए। जो मीडिएशन होता है ना, आपसी जो स्टेट है उनको लेकर, जो जब पानी के लिए डिस्प्यूट होता है उस चीज को लेकर जब मीडिएशन होता है, उस चीज को टाइम लिमिट जो है वो 3 साल के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए। जब से पहला डिस्प्यूट निकल के आए वह उस टाइम से लेकर 3 साल,
ठीक है, तो ये कौन सा कमीशन ने बताया गया है? फर्स्ट एआरसी, सेकेंड एआरसी, सरकारिया कमीशन या फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो बिल्कुल भी ब्लंडर हो गया। फोर्थ वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन और इंटर स्टेट डिस्प्यूट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो कमीशन है वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 तो एलिमिनेट वैसे हो गया। ठीक है, और आपका जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट या इंटर स्टेट की जब बात आती है, तब किस कमीशन के ऊपर हमारे नजर जो है वो होना चाहिए? वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, सरकारिया कमीशन। ठीक है, 1983 में जो सेटअप किया जो कमीशन है वो आया था आपका इंटर स्टेट डिस्प्यूट को लेकर। जो बातें उन्होंने बोला है कि 3 साल के अंदर अंदर सॉल्व कर देना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथनिक मूवमेंट? एथनिक मूवमेंट यानी निजातियों वाला जो एक मूवमेंट होता है ना, एक निजाती आंदोलन नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो निजाति के तौर पर मूवमेंट आंदोलन किया गया आंदोलन नहीं है? नागा मूवमेंट, गोरखालैंड मूवमेंट, बोडोलैंड मूवमेंट या फिर तेलंगाना मूवमेंट? बहुत इजी यार, बहुत इजी है ये क्वेश्चन तो। सबसे नया मूवमेंट इनमें से कौन सा देखने को मिल रहा है? तेलंगाना मूवमेंट, जो एक निजाति वाला मूवमेंट नहीं था, एक लिंग्विस्टिक मूवमेंट था, है ना? लैंग्वेज के वजह से डिवाइड किया गया स्टेट था, है ना? तो ये जो ये एथनिक मूवमेंट नहीं है, ये लिंग्विस्टिक मूवमेंट है ना? बट बाकी जो नागा, गोरखा, बोडोलैंड जो है ना, ये सारा जो है एक एथनिक मूवमेंट है, ये बोल सकता है। ठीक है, Nadars of Tamil Nadu political culture at the community in change is a study of. The Nadars of Tamil Nadu, the political culture at a community in change is a study of. ये जो है ना, ये किसका स्टडी है? रजनी कोठारी का है, लॉयड एंड सुजन रुडोल्फ का है, लुइस डेमोड का है या फिर रॉबर्ट एल हार्डग्रेव जूनियर उसका है? कोठारी का तो हो ही नहीं सकता, है ना? ना लॉयड एंड सुजोल रुडोल्फ ने ऐसे बारे में बोला है। ठीक है, तो आंसर जो है वो तीन तीन या चार में से होगा। ठीक है, तो आपको मार्क करना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट एल हार्डग्रेव जूनियर। ठीक है, उन्होंने जो स्टडी नादर्स ऑफ तमिलनाडु द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ कम्युनिटी इन चेंज ये जो है लिखा गया था, और इसके काम में हम हार्डग्रेव जो है वो एग्जामिन करता है पॉलिटिकल कल्चर को, एक नादर कम्युनिटी जो तमिलनाडु में पाया जाता है उन लोगों को लेकर, और किस तरीके से वो सोशल तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से जो चेंजेस लाते हैं मॉडर्नाइजेशन के टाइम पीरियड में, उस चीज को लेकर स्टडी करता है। उसका जो स्टडी है वो एम्फोसाइज करता है नादर्स जो होता है ना कम्युनिटी जो है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया गया है लो स्टेटस कम्युनिटी टू वन विद इंक्रीज सोशल मोबिलिटी एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ, और किस तरीके से उनका जो रोल है वो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है ना पॉलिटिक्स में, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में किस तरीके से असर दिखा रहा है, उस चीज के बारे में स्टडी किया जा रहा था। ठीक है, 13 question. Who among the following is or are in favor of the opinion that caste association are agents of modernity in a traditional society like India? जब इंडिया की बात आता है और कास्ट के बारे में जब बात आता है तो किस इंसान को हमें ध्यान पर रखना चाहिए? एम एन श्रीनिवास, क्योंकि वो संस्कृताइजेशन ऑफ कास्ट के बारे में बात करता है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एम एन श्रीनिवास। ठीक है, next question. Who among the following pointed out that organized labor as a potential actor in class politics in India must contend with formidable obstacle? इनमें से किसने ऐसे बातें निकाला है कि आपका जो ऑर्गेनाइज लेबर जो होता है ना वो पोटेंशियल एक्टर की तरह है आपका क्लास पॉलिटिक्स जब होता है इंडिया में, और वो उनको ना एक उनके पास ना कुछ ऐसे बाधाओं होता है जो जिससे जूझना चाहिए। ठीक है, बाधाओं से जूझना चाहिए। बारबरा हैरिस, बॉयड, लॉयड एंड सुजन रुडोल्फ, विवेक छिबर या फिर बैरिंगटन मोर? जब हम क्लास पॉलिटिक्स इन इंडिया के बारे में जब बात कर रहे हैं तो
और वो भी ऑर्गेनाइज लेबर को एक पोटेंशियल एक्टर बनाता है आपके क्लास पॉलिटिक्स में इंडिया में, तो उस बात को किस बंदे ने बोला है? बारबरा हैरिस व्हाइट इस जो है ना, ये जो है इन्होंने बोला है आपके ऑर्गेनाइज लेबर को एक पोटेंशियल एक्टर है जब आपके क्लास पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है आपके इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोवेस्ट नंबर ऑफ वुमेन इलेक्टेड टू द लोकसभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्शन। ऐसा सा सवाल देख लो, जैसे कि इस बार हमें देखने को मिला था कि कौन सा ऐसा मतलब कौन सा असेंबली इलेक्शन था जिसमें कांग्रेस का जो नंबर है वो सबसे कम नंबर हमें देखने को मिला, ऐसा सवाल आया था ना आपका नेट पे। लाइकवाइज इसमें भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो सबसे कम, जो आपके औरतों को इलेक्ट करने के लिए जो सबसे कम नंबर है लोकसभा में, वो कौन सा जनरल इलेक्शन में हुआ था? 6 जनरल इलेक्शन 1977, 10 जनरल इलेक्शन 1991, 16 जनरल इलेक्शन 2014 या फिर 17 जनरल इलेक्शन 2019? आंसर करेंगे। वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है ना अभी मॉडर्न जमाने में तो बहुत हो रहा है, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट में तो हमें बहुत देखने को मिलता है ना। बट पुराने टाइम पे वुमेन जो है ना वो इतना पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेता था, तो हम उसी सिद्धांत से कौन सा नंबर को चूज कर सकता है? 6 जनरल इलेक्शन 1977 इज द राइट आंसर। ठीक है, वहां पे सिर्फ 19 लड़कियां जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है जब आपके पास 543 सीट्स था, उनमें से सिर्फ 19 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, विच द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सोशल मूवमेंट इन इंडिया। ये जो है ना आपको पेयर करके दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऐसा जो चीज है, कौन सा ऐसा जो पेयर है वो गलत है जो सोशल मूवमेंट इन इंडिया से रिलेटेड है? रिवॉल्यूशनरी सोशल मूवमेंट, नक्सल स्ट्रगल, रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, redemptive social movement, नारायण गुरुज मूवमेंट इन केरला, या फिर अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट? फोर्थ ऑप्शन अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट, वो जो है बिल्कुल गलत सवाल है। ठीक है, तो इसलिए इनकरेक्ट चूज करना था, इसलिए ये जो है ये इनकरेक्ट को चूज करना है। ठीक है, रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट में नारायण गुरु वाला वो करेक्ट है, क्योंकि वो जो है फोकस किया था स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म्स, वो करेक्ट है बिल्कुल। आप इसमें दलित मूवमेंट जो अंबेडकर ने शुरू किया है वो देख सकता है। रिवॉल्यूशनरी सोशल मूवमेंट में आप नक्सलवादी वाला जो मूवमेंट है वो देख सकता है ना, क्योंकि वो रिबेल करता है आपके पॉलिटिकल सिस्टम को और फोर्स और रिबेलियन को यूज करके जो बात करता है। 17 क्वेश्चन में देखते हैं, which of the following protest movement against the construction of big dams and displacement of people is known as largest organized protest movement in India? मतलब कौन सा ऐसे आंदोलन या फिर मूवमेंट है जिसके वजह से आपका जो है बड़े बड़े दामों को बनाने में, इंसानों को वहां से हटा के दूसरी जगह पे रखने में, ऐसे जो प्रोटेस्ट हुआ था ना एक बहुत बड़ा, तो इंडिया के अंदर ही वो कौन सा ऐसे मूवमेंट में देखने को मिला? नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, छिलका बचाओ आंदोलन, या फिर गंगा मूर्ति मोर्चा? ये बहुत इजी है। जब आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन हो रहा था ना, है ना, जब आपके नदी नर्मदा जो है वो बचाने के लिए आंदोलन हो रहा था, तब बहुत बड़े बड़े दामों को ना नर्मदा के ऊपर बनाने की बात चल रही थी। तो इसीलिए ना वो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, क्योंकि एक तो वहां एरिया में जो ना नर्मदा के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको वहां से हटा के दूसरे जगह पे रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आप जब बड़े बड़े दाम बनाओगे तो उसके जो पानी, नर्मदा पानी के जो अंदर जो आपके फाइटोप्लैंक्टन यानी कि आपका जो अंदर जो प्लांट्स रहता है ना, या फिर आपका जो फिशेस रहता है, बर्ड्स जो आते हैं वहां पे, इन सारे नेचुरल वेजिटेशन को आप हार्म करोगे, है ना, नुकसान पहुंचाओगे। तो इसी कारण इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि आप वहां पे ऐसे डैम, बड़े बड़े डैम्स बना नहीं सकते, इंसानों को वहां से हटा नहीं सकते, तो बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट बन गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, और इस आंदोलन को कौन सा सोशल एक्टिविस्ट ने शुरू करा था? मेधा पाटकर ने। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़े सवाल है, ये भी आपके पीवाईक्यू रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल्ड वॉर ऑल्सो ऑपरेटेड टू हेल्प द कांग्रेस पार्टी। कोल्ड वॉर ने ना कांग्रेस पार्टी को मदद करने के लिए शुरू किया था और होल्ड ऑन टू इट्स हेजेमोनिक पोजीशन इन इंडिया, और उनका जो ऊपरी तौर का जो पोजीशन है ना एक, कि हेजेमनी वाला जो पोजीशन होता है वो होल्ड करने में इन्होंने मदद करी है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है? मायरन वीनर, एरन लिप्सर्ट, सैमुअल हंटिंगटन, या फिर लुकियन पाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, मायरन वीनर। ठीक है, मायरन वीनर ने इस बारे में बोला था आपके कांग्रेस पार्टी के पास जो एक हेजेमोनिक पोजीशन जो होता है ना उसको होल्ड करने में मदद करता है आपका जो
कोल्ड वार जो है वो, ठीक है, वो जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, कोल्ड वार के जो जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में आर्ग्यूमेंट करता है और इंडिया को अलाइन करता है उनका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ, और स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो होता है ना उनका, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हो, चाहे वो सोवियत यूनियन के साथ हो, वो कांग्रेस पार्टी को अपना जो पोजीशन है ना वो मजबूत करने में मदद मिलता है, ये बारे में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शन सिंबल। स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी दिया हुआ है, उसके साथ जो है इलेक्शन के जो सिंबल होता है वो मैच करना है। ये हमें भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमारे यूजीसी नेट के पेपर में भी ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कौन सा इलेक्शन सिंबल है, तेलंगाना राष्ट्र समिति के पास कौन सा है, बिजू जनता दल के पास कौन सा है, या और लास्ट में शिरोमणि अकाली दल के पास कौन सा है। आपके बिजू जनता दल जो है ना इनके पास स्केल है, सिंबल CO3 आपका दो जगह पे देखने को मिल रहा है ना। जब CO3 आ रहा है तो D और 4 आ गया यहाँ पे, आपका शिरोमणि अकाली दल के साथ कौंच, ठीक है। और अब देखते हैं कि ए का 1 होगा या ए का 2 होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो है वो होना चाहिए बो एंड एरो, तो ए का 2 हो गया, तो ए का 2 कहाँ पे, ए का 2 यहाँ पे, इसलिए बी का 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यानी कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के पास कार है, इनके पास कार सिंबल में, ठीक है। ये जो इलेक्शन सिंबल्स है, मतलब इलेक्शन के जो फ्लैग में जो आपका पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल होता है ना, जैसे आपके पास झाड़ू है, कांग्रेस के पास हाथ है, बीजेपी के पास लोटस है ना। तो ये जो है ये कौन देता है, खुद डिसाइड कर लेता है आपका जो पार्टी है, या फिर कोई और उनको देता है। ये कमेंट सेक्शन में आज का आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताना, ठीक है। On which year Bharatiya Janata Party has accepted internal humanism in its core philosophy? भारतीय जनता पार्टी यानी कि आपका जो बीजेपी ने इंटरनल ह्यूमैनिज्म जो है ना वो, यानी कि आपका जो आइडिया गिवन बाय दीनदयाल उपाध्याय इंटरनल ह्यूमनिज्म, उसको अपना जो कोर फिलोसॉफी है, ठीक है, ऐसे कौन सा साल में उन्होंने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, ठीक है। 1980, 1985, 1991 या फिर 1994। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 2, 1985। 1985 में इंटरनल ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना जो दिया गया था आपके दीनदयाल उपाध्याय ने, DDU ने, इसको उसका बीजेपी का कोर फिलोसॉफी है करके उन्होंने 1985 में एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। अपना इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है, एक लोगों के, हर एक लोगों के जो डेवलपमेंट होता है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स के लिए, वो बैलेंस करता है मटेरियल को और स्पेशल नीड्स को, और एम्फोसाइज करता है सेल्फ रिलायंस और कल्चरल वैल्यू को भी, ठीक है। तो ये आइडिया जो है पहली बार आपका DDU ने दिया था, और यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो एंड होता है। आई होप आपने बहुत सारा ऐसा नया लर्निंग आज की क्लास में देखने को मिला होगा। क्लास पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने में मत भूलना। और आज का जो होमवर्क जो मैंने दिया था कि आपका जो सिंबल्स है पार्टी के फ्लैग में जो दिखता है पॉलिटिकल पार्टीज के, तो वो जो फ्लैग का जो सिंबल है वो अपने आप पार्टी जो है वो डिसाइड करता है या फिर कोई और उसको देता है। अगर देता है तो कौन ऐसे है जो उनको पार्टी के जो फ्लैग है वो देता है, डिजाइन करके देता है कि इस पार्टी का ये होगा, कांग्रेस का हाथ होगा, बीजेपी का कमल के फूल होगा, आपका जादू होगा, है ना। इस तरीके से कौन डिसाइड करके देता है, ठीक है। और इसी के साथ जीआरएफ अड्डा की तरफ से आपको एक स्पेशल हेम्पर मिल सकता है। और अगर आपका इस बार वाला जो अटेम्प्ट है उसमें आपने नेट निकाला है
या फिर आपका जीआरएफ निकाला है, ठीक है, तो अगर एडमिट कार्ड आपने शेयर किया टीम के साथ तो आपको एक स्पेशल हैम्पर मिल सकता है। उसके साथ साथ 2 तारीख को जीआरएफ अड्डा के टीम का ना रिजल्ट सेलिब्रेशन के एक मीट हो रहा है, उसमें आप लोग भी आ जाइए। सभी लोगों को इनविटेशन है हमारी तरफ से, और जीआरएफ अड्डा की टीम को, चाहे वो एडुकेटर्स हो चाहे आपके बैक एंड टीम्स हो, उनसे मिलने का एक मौका जरूर पाइए, ठीक है। और उसी के साथ अगर आपको ऑफलाइन तैयारियां करना चाहते हो तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जीआरएफ अड्डा जो हेड ऑफिस है, जो रहती गोपालपुरा बाईपास रोड पे जयपुर में, तो वहां पे हो रहा है। आपको अगर देखना है क्लासेस किस तरीके से होता है तो जाके देख सकते हो। 3 दिन का फ्री डेमोस्ट्रेशन भी मिल रहा है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, और ये जो जितने भी फीचर्स है ना इसको भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी आपको पूछना है, सवाल करना है, तो नीचे दिए हुए जो नंबर है उसमें पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारा जो 5th पार्ट जो है आरपीएससी पीवाईक्यू सेशन का वो भी खत्म हो गया है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में।